जय जोहार साथियों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में फोकस्ड होंगे। तो सभी बच्चे एकदम अच्छे से फोकस्ड होकर के बैठ जाइए। आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। फिर हमने पढ़ा था दोस्तों बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल के बारे में। तो आगे की कहानी समझने का प्रयास करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्मोनल पील के बारे में दोस्तों। हार्मोनल पील का मतलब क्या है दोस्तों? हार्मोनल पिल्स का मतलब कुछ नहीं, सिर्फ एक तरीके की ये मेडिसिन होती है ना। मेडिसिन क्या कैरी करती है दोस्तों? कुछ हार्मोन को कैरी करती है। क्या करती है दोस्तों? कुछ हार्मोन को कैरी करती है, जिसका नाम क्या क्या है दोस्तों? पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन और दूसरा क्या है? प्रोगेस्ट्रॉन। बेसिकली ये दो हार्मोन को कैरी करती है। ये जो पील है ये दो हार्मोन को कैरी करती है। पहली क्या चीज है? एस्ट्रोजन। दूसरा कौन सा हार्मोन है? प्रोगेस्ट्रॉन। एस्ट्रोजन और प्रोगेस्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन में ये पील मार्केट में अवेलेबल रहती है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में ही इसे बेचा जाता है ना। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में ही इसे बेचा जाता है। तो ये क्या करता है, किस तरीके से वर्क करता है? तो दोस्तों सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय दोस्तों उससे जस्ट बिफोर या उसके जस्ट आफ्टर क्या करता है? जो फीमेल है जब इस पिल को कंज्यूम करती है तो ये क्या करता है दोस्तों? अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले अगर इसे लिया जाए तो क्या करा जाता है दोस्तों? ये किस तरीके से वर्क करता है? ये सर्विक्स में म्यूकस को क्या कर देता है? इंक्रीज करने का काम कर देता है। क्या करता है ये? सर्विक्स में जो म्यूकस का जो अमाउंट है उसे बूस्ट कर देता है। सर्विक्स में म्यूकस के अमाउंट को बूस्ट करने का काम करता है, जिसके कारण से क्या होता है दोस्तों? ये जो स्पर्म है इस म्यूकस को क्रॉस कर नहीं पाता है और क्रॉस नहीं कर पाता है और स्पर्म आगे चल करके फर्दर ओवम को फ्यूज नहीं कर पाता है ना। तो साफ शब्दों में बताओ तो क्या होता है दोस्तों? हार्मोनल पिल फीमेल के जरिए कंज्यूम किया जाता है, फीमेल कंज्यूम करती है, मेल पार्टनर इसे कंज्यूम नहीं करता है। याद रखिए, मेल पार्टनर इसे कंज्यूम नहीं करता है। जनरली डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में इसे सेल आउट किया जाता है ना। ये क्या करता है? ये किस तरीके से वर्क करती है ये पिल सर्विक्स में म्यूकस के डिपोजिशन को, उसके लेवल को इनहेंस कर देती है, जिसके कारण स्पर्म म्यूकस को क्रॉस नहीं कर पाता है और क्रॉस नहीं कर पाता है तो वो ओवम को फ्यूज नहीं कर पाता है। ओवम को फ्यूज नहीं करेगा तो क्या होगा? क्या प्रेगनेंसी कॉज हो पाएगी? क्या बिल्कुल नहीं, ये तो सर असंभव है। अब बात आती है इसे कब लिया जाता है? तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के जस्ट बिफोर लिया जाता है, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स जब किया जा रहा है तो डेली बेसिस में इसे कंज्यूम किया जाता है ना। सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले डेली बेसिस में इसे कंज्यूम किया जाता है, जिसके कारण से ये मोस्ट इफेक्टिवली वर्क कर पाता है। ये टैबलेट क्या मोस्ट इफेक्टिवली वर्क कर पाता है। तो ये क्या कर रहा है दोस्तों? म्यूकस के डिपोजिशन होने के कारण स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर दे रहा है। उसी चीज को मैंने यहां पे लिखा है। हार्मोनल गोल या जन्म नियंत्रण के तरीके जिनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे सिंथेटिक हार्मोन होते हैं, है ना। दो हार्मोन प्रेजेंट है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये क्या काम करता है? शुक्राणु मतलब कि स्पर्म की एंट्री को अवरोध करने के लिए ग्रीवा बलगम को गाढ़ा कर देता है। प्रभावी गर्भ निरोधक के लिए ये गोलियां प्रतिदिन ली जाती है। कब लिया जाता है? बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स लिया जाता है। जो बहुत ज्यादा फेमस और गवर्नमेंट के जरिए जो सप्लाई करने वाली जो मेडिसिन है बर्थ कंट्रोल की, वो कौन सी है दोस्तों? सहेली। क्या नाम है दोस्तों? ये अक्सर पूछा जाता है, एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि बर्थ कंट्रोल पिल का नाम बताइए। तो आपको क्या बताना है? सहेली एक बर्थ कंट्रोल पिल है जिसे ओरली कंज्यूम किया जाता है ना। ओरली कंज्यूम किया जाता है, खा करके, है ना, इसे कंज्यूम किया जाता है। फीमेल ही इसे यूज करती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब बात आती है सर, अगर मान के चलिए
ये पिल को अगर लॉन्ग टर्म में अगर इसका यूज किया जा रहा है ना, इस पिल का अगर लॉन्ग टर्म में अगर यूज किया जा रहा है तो क्या फीमेल को कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी या नहीं? तो दोस्तों अगर इसका लॉन्ग टर्म में यूज किया जा रहा है ना, लॉन्ग टर्म में अगर इसका यूज किया जा रहा है तो ये बहुत सारे साइड इफेक्ट कॉज करता है ना, साइड इफेक्ट कॉज कर देता है। किस तरीके से साइड इफेक्ट कॉज करता है? लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में कभी भी कोई इफेक्ट कॉज नहीं करेगा, लॉन्ग टर्म में अगर इसे बार बार लिया जाए तो कुछ साइड इफेक्ट कॉज करता है। किस तरीके साइड इफेक्ट कॉज करता है ये? तो दोस्तों ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये साइकिल को क्या कर देगा? डिस्टर्ब करने का काम कर देता है। क्या कर देता है? डिस्टर्ब करने का काम कर देता है। तो इसके अपेक्षा हार्मोनल पिल के रेस्पेक्ट में जो नेचुरल मेथड है या फिर बैरियर मेथड है, इसे ज्यादा इफेक्टिव कंसीडर किया जाता है, क्योंकि नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल और बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल जिसमें मेल फीमेल कॉन्डोम यूज करते हैं और फीमेल डायफ्राग्राम, सर्वाइकल कैप, ये सब चीजों का यूज करती है, जिसके कारण से बर्थ नहीं होती है, चाहे कि प्रेगनेंसी कॉज नहीं होती है, और किसी भी तरीके का मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टरबेंस भी क्रिएट नहीं होता है। लेकिन अगर हार्मोनल पिल्स को अगर लॉन्ग टर्म में कंज्यूम किया जाए ना, डेली बेसिस में कंज्यूम किया जाए, तो आज नहीं तो कल ये क्या कर देता है? मेंस्ट्रुअल फ्लो को क्या कर देता है? डिस्टर्ब कर देता है। उसकी जो साइकिल है उसको इनहिबिट कर देगा, डिस्टर्ब करने का काम कर देगा। प्रॉपर साइकिल फिर नहीं हो पाएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। इसलिए इसे अवॉइड करना चाहिए जनरली। अब अगला क्या है दोस्तों? इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, है ना। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ये इंट्रायूटेराइन डिवाइस क्या होता है? तो ये कुछ एक तरीके का ये मेथड है जिसके जरिए प्रेगनेंसी को इनहिबिट किया जाता है कुछ डिवाइस का यूज करके। जैसे कि जो बहुत ज्यादा फेमस डिवाइस है जिसे क्या बोला जाता है? कॉपर टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉपर टी। समझते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइस क्या है। इंट्रायूटेराइन डिवाइस कुछ एक ऐसी डिवाइस होती है जो बहुत सारे केमिकल या फिर हार्मोन को रिलीज करती है। केमिकल को रिलीज करती है या फिर हार्मोन को रिलीज करती है। और ये जो केमिकल है, हार्मोन है, ये क्या करते हैं? स्पर्म का एंट्री को रिटार्ड भी कर देते हैं ना, रिटार्डेड एंट्री कॉज करते हैं, रिटार्डेड एंट्री ऑफ स्पर्म कॉज करते हैं, एज वेल एज स्पर्म को डिस्ट्रॉय भी करने का काम करते हैं। स्पर्म को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं किस मेथड के जरिए? तो मैंने बताया पहले आपको, फेगोसाइटोसिस के जरिए ये क्या करते हैं? स्पर्म को डिस्ट्रॉय करने का काम भी करते हैं। तो इंट्रायूटेराइन डिवाइस सिर्फ और सिर्फ फीमेल के जरिए ही यूज करता है, सिर्फ फीमेल ही इसे यूज कर सकती है। ये क्या करता है? इंट्रायूटेराइन डिवाइस कुछ केमिकल और हार्मोन का रिलीज करता है। ये केमिकल हार्मोन क्या करते हैं? स्पर्म की एंट्री को रिटार्डेड कर देते हैं। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, सर्विक्स या फिर वेजाइना में क्या करते हैं? ये सर्विक्स या फिर वेजाइना में स्पर्म की एंट्री को रिटार्डेड कर देते हैं, है ना, रिटार्डेड कर देते हैं। साथ में क्या करते हैं? स्पर्म को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसका फैगोसाइटोसिस भी करने का काम करते हैं, जिसके कारण अगर किसी भी बैरियर मेथड का यूज ना भी किया जाए, है ना, बैरियर मेथड का अगर यूज ना भी किया जाए और अगर कोई फीमेल है वो इंट्रायूटेराइन डिवाइस का यूज करती है, तो प्रेगनेंसी कॉज नहीं होती है। अब बात आती है जो इंट्रायूटेराइन ये जो डिवाइस है, क्या ये जो फीमेल है क्या सेल्फ इसे यूज कर सकती है? सर्विक्स में या फिर सर्विक्स के जरिए यूट्रस में इंप्लांट कर सकती है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर या फिर एक एक्सपर्ट नर्स या फिर कोई गायनेकोलॉजिस्ट के जरिए यूट्रस में इंप्लांट किया जाता है। एक्सपर्ट नर्स या फिर डॉक्टर के जरिए यूटरस में इंप्लांट किया जाता है।
और अगर एक बार इसे इम्प्लांट कर लिया जाता है ना तो इसकी कुछ लाइफ ड्यूरेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल 8 से 10 साल जनरली कॉपर टी की लाइफ ड्यूरेशन होती है और वो स्पर्म को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। सारी चीजों को एक एक करके समझते हैं। कुछ इंट्रायूटेराइन डिवाइस का नाम है। हार्मोन को जो रिलीज करता है, हार्मोन रिलीजिंग कौन कौन है? लिपिज लूप, है ना। हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस का क्या नाम है दोस्तों? लिपिज लूप। ये आप देख पा रहे हैं, लिपिज लूप है। इससे यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। ये हार्मोन को रिलीज करता है जिसके कारण से स्पर्म एंट्री नहीं हो पाती है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में और स्पर्म डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। अब कुछ कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस है जो क्या करता है दोस्तों? ये जो टी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इसे क्या बोला जाता है? कॉपर टी बोला जाता है, कॉपर 7 बोला जाता है। या फिर ये समझ लो ये जो टी शेप्ड स्ट्रक्चर है ये क्या करता है, किससे मिलके बना है दोस्तों? इसका मेन जो कंपोजिशन है ये कॉपर है। क्या है दोस्तों? ये कॉपर इसका मेन कंपोजिशन है। ये मेटेलिक होता है ना, फ्लेक्सिबल भी होता है और मेटेलिक होता है। अब ये इंसर्ट किया जाता है फीमेल के यूट्रस में वाया सर्विक्स। अब ये क्या करता है? ये समय के समय पे क्या करता है? कॉपर को रिलीज करने का काम करता है। कॉपर को रिलीज करने का काम करता है। और जब ये कॉपर को रिलीज करता है, टाइम टू टाइम कॉपर को रिलीज करता है, तो जैसे ही स्पर्म इस कॉपर के कांटेक्ट में आता है, इस कॉपर के कांटेक्ट में आता है तो कॉपर इस स्पर्म का फेगोसाइटोसिस कर देता है या फिर डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस किस तरीके से वर्क करता है? ये मेनली कॉपर से बना हुआ रहता है, मेटेलिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है। यूट्रस में सर्विक्स के जरिए किसी भी एक्सपर्ट नर्स या फिर डॉक्टर के जरिए इंप्लांट किया जाता है। फीमेल बाय सेल्फ खुद से ही इसे यूट्रस में इंप्लांट नहीं कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही इसे यूज करते हैं, मेल नहीं यूज करते हैं। ये क्या रिलीज करता है? कॉपर रिलीज करने का काम करता है। अब कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस के नेम क्या क्या है सर? तो पहला है कॉपर टी दोस्तों। सबसे पहला कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस कौन है दोस्तों? कॉपर टी। फिर उसके बाद है कॉपर 7 और एक और है दोस्तों इंट्रायूटेराइन डिवाइस जिसका क्या नाम है दोस्तों? मल्टीलोड 375। क्या है दोस्तों? मल्टीलोड 375। तो कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस हो गए। अब हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस क्या काम करता है? ये हार्मोन को रिलीज करता है। ये हार्मोन को रिलीज करता है, ना कि कॉपर को रिलीज करता है ना। हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस क्या करता है? इसे भी यूट्रस में वाया सर्विक्स इंप्लांट किया जाता है बाय एक्सपर्ट डॉक्टर और नर्स के जरिए, है ना। गायनेकोलॉजिस्ट के जरिए यूट्रस में इंप्लांट किया जाता है इसे। और ये हार्मोन को रिलीज करता है। और कौन कौन से हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस होते हैं जो हार्मोन को रिलीज करते हैं? पहला कौन सा है दोस्तों? LNG-20। क्या है पहला दोस्तों? LNG-20। दूसरा क्या है? प्रोजेस्टासर्ट। तो हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस कौन कौन से? पहला कौन सा है दोस्तों? LNG-20 है। पहला कौन सा है? LNG-20। दूसरा क्या है? प्रोजेस्टासर्ट। अब जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो फिगर है ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों? ये मल्टीलोड 375 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मल्टीलोड 375। दूसरा क्या है दोस्तों? LNG-20। LNG-20 मैंने क्या बताया दोस्तों? ये हार्मोन को रिलीज करते रहता है टाइम टू टाइम। एक बार इसको फिट कर दिया जाता है, इंप्लांट किया जाता है यूट्रस में, फिर ये क्या करता है? कुछ सालों के लिए वर्क करता है और उसे तब तक फीमेल के यूट्रस में ही इंप्लांट करके रखा जाता है, बार बार नहीं निकाला जाता है ना। एक सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो ये मत समझ लीजिए कि एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद इसे निकाल दिया गया, फिर लगा दिया गया, फिर निकाल दिया गया। नहीं दोस्तों, एक बार लगाया जाता है और ये कुछ सालों तक वर्क करता है। हार्मोन रिलीजिंग कौन कौन से हैं? जैसे मैंने बताया LNG-20 और क्या बताया? प्रोजेस्टासर्ट। ये प्रोजेस्टासर्ट है दोस्तों। और ये क्या है दोस्तों? LNG-20। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूट्रस के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पे इसे इंप्लांट किया जाता है। फिर उसके अलावा क्या है दोस्तों? बाकी कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस तो मैंने आपको जस्ट पहले अभी ही बताया ही है, जो कौन कौन से? पहला दोस्तों
कॉपर टी है दोस्तों, फिर क्या है दोस्तों, कॉपर 7 है, कॉपर टी है, कॉपर 7 है। तो ये कौन सा है दोस्तों, ये कॉपर टी है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो कॉपर को रिलीज करता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहता है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस तरीके से कॉइलिंग को शो कर रहा है। ये क्या है एक्चुअल में भाई, ये कुछ नहीं है बल्कि एक ये कॉपर की प्लेट है ना, एक ये ट्यूब है, कॉपर की क्या है ये, एक ये ट्यूब है जो फ्लेक्सिबल होती है, मेटेलिक होती है ना, फाइबर के अराउंड कॉपर को ऐसे रैप किया जाता है। अगर ये कोई फाइबर है जो फ्लेक्सिबल है, उसके अराउंड कॉपर के मेटल को ऐसे रैपिंग करी जाती है, जो समय समय पे क्या करता है, कॉपर को रिलीज करने का काम करता है। क्या करता है दोस्तों, ये कॉपर को रिलीज करने का काम करता है। और कॉपर क्या कर देता है, स्पर्म के साथ जैसे ही कांटेक्ट में आता है तो स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस तरीके से प्रेगनेंसी कॉज नहीं होती। ये लिपिज लूप और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉपर 7। तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव कोई इंट्रायूटेराइन डिवाइस जिसे माना जाता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव कोई इंट्रायूटेराइन डिवाइस माना जाता है, तो क्या माना जाता है दोस्तों, एक तो कॉपर टी है, दूसरा कौन सा है दोस्तों, कॉपर 7 है, जिसे अक्सर यूज किया जाता है फीमेल के द्वारा। ठीक, तो कॉपर टी और कॉपर 7 का यूज किया जाता है। ये क्या इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। और अगर मान के चलिए इंट्रायूटेराइन डिवाइस का अगर यूज कर रहे हैं और बैरियर मेथड का अगर यूज नहीं कर रहे, साथ ही में यूटेराइन डिवाइस का यूज कर रहे, बैरियर मेथड का यूज नहीं कर रहे, तो क्या कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। कॉपर टी इसीलिए ही बनाया जाता है जिसके कारण क्या हो, फ्यूजन नहीं हो पाए, है ना, स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज ना हो पाए और स्पर्म फ्यूजन से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाए, इसलिए इसे फॉर्म किया जाता है। अब है दोस्तों सर्जिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या है दोस्तों, बाध्यता, है ना। स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसके कारण क्या करते हैं दोस्तों, एक परमानेंटली क्या कर दिया जाता है, स्पर्म के इजेक्शन को ब्लॉक कर दिया जाता है ना। देखिए किस तरीके से, अगर मैं फीमेल बॉडी की बात करूं, मैंने कहा स्टेरिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सर्जिकली दोस्तों ओवम के रिलीज को, है ना, सर्जिकली ओवम के रिलीज को और साथ में दोस्तों स्पर्म के रिलीज को ग्लांस पेनिस के जरिए स्पर्म के रिलीज को क्या किया जाता है, इनहिबिट किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, स्पर्म के रिलीज को क्या किया जाता है, इनहिबिट किया जाता है ना। तो सर्जिकल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें वाया सर्जरी स्टेरिलाइजेशन कॉज किया जाता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। किस तरीके से किया जा रहा है, तो स्पर्म और ओवम के रिलीज को इनहिबिट किया जा रहा है। स्पर्म का जो रिलीज है वो ग्लांस पेनिस से नहीं हो पाता है, ओवम भी रिलीज नहीं होती है। समझते हैं कैसे, सबसे पहला जो प्रोसीजर है जो है ट्यूबेक्टोमी, दूसरा कौन सा प्रोसीजर है दोस्तों, वैसेक्टोमी। पहला कौन सा है, ट्यूबेक्टोमी, दूसरा है वैसेक्टोमी। तो जो ट्यूबेक्टोमी उसमें किस तरीके से ये प्रोसीजर को यूज करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो लेट्स से दोस्तों ये एक मैं लीनियर डायग्राम बनाने का प्रयास कर रहा, मेरी तो उतनी अच्छी डायग्राम नहीं है, इतना अच्छा डायग्राम बनाने नहीं आता है मुझे, आर्ट मेरा उतना अच्छा नहीं है, आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। लेट्स से ये जो रीजन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फेलोपियन ट्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, ये फेलोपियन ट्यूब। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, यूट्रस को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। एक जो स्ट्रक्चर है फेलोपियन ट्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, यूट्रस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या होता है, ये जो ओवेरी होती है दोस्तों, ये जो ओवेरी है यहां से क्या होता है, ओवम का रिलीज होता है ना, ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो इस प्रोसेस में क्या कर दिया जाता है दोस्तों, इस प्रोसेस में दोस्तों ये जो फेलोपियन ट्यूब है दोस्तों, इसमें एक छोटी सी कट लगाई जाती है ना, कट लगाई जाती है। पहला स्टेप क्या किया जाता है, कट लगाया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ये कट लगाने के बाद दोस्तों
इस फेलोपियन ट्यूब को इस तरीके से वाइंड कर दिया जाता है ना, अच्छी तरीके से वाइंड कर दिया जाता है। पहला स्टेप मैंने क्या बोला, कट लगाया जाता है। दूसरा स्टेप मैंने क्या बोला, इसे किसी भी फाइबर से क्या कर या फिर वायर से क्या कर दिया जाता है, वाइंड किया जाता है। डॉक्टर्स के जरिए इसे, मेडिकेशन के जरिए प्रॉपर तरीके से इसे ये प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है ना। इस प्रोसेस में एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट को भी मेंटेन किया जाता है, अदरवाइज फेलोपियन ट्यूब में कोई ना कोई कंटेमिनेशन हो जाएगा, है ना। कुछ सर्जरी के दौरान क्या किया जाता है, एकदम हाइजीनिक एनवायरनमेंट को मेंटेन किया जाता है। पहला स्टेप क्या है, ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को हमने कट किया। दूसरा स्टेप क्या है दोस्तों, उसे यहाँ पे अच्छे से वाइंड कर दिए। अब जब हमें इस वाइंड कर दिए, बांध दिए, तो क्या होता है, यहां से दोस्तों, मतलब कि जो ओवेरी है जहां से ओवम का प्रोडक्शन हुआ है, वो इधर क्रॉस नहीं कर पाती। वक्त के साथ क्या होता है, ओवम का प्रोडक्शन होना धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। तो सर्जिकल मेथड से क्या किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब को वाइंड कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है कट करके। लेकिन जब ये वुमेन में ये प्रोसीजर का यूज किया जाता है ना दोस्तों, तो ये एक्सट्रीमली पेनफुल प्रोसीजर है, एकदम ज्यादा पेनफुल प्रोसीजर है। और किसी भी फीमेल को इसकी इफेक्ट से बाहर आने में, है ना, एकदम प्रॉपरली फिट होने में, एकदम प्रॉपरली फिट होने में कम से कम गिरी कंडीशन में 60 से 90 डेज का टाइम लग जाता है दोस्तों। कितना टाइम लग जाता है, 60 से 90 डेज का टाइम लग जाता है। और इसके साथ ना दोस्तों, फीमेल में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग भी होती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है ना। तो जनरली ये प्रिस्क्राइब किया जाता है कि ट्यूबेक्टोमी ना करके वेसेक्टोमी कराया जाए मेल में। अब समझते, एक बार आखिरी बार समझ लेते हैं ट्यूबेक्टोमी को समरी में। ट्यूबेक्टोमी में हमने क्या किया, जो फेलोपियन ट्यूब है उसे थोड़ा सा कट किया और उसे वाइंड कर दिया, है ना, जिसके कारण ओवम यूट्रस में नहीं आ पाता है। और जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा सर्विक्स वेजाइना के जरिए, जब स्पर्म यूट्रस में जाएगा, वहां पे ओवम मिलेगा नहीं, धीरे से स्पर्म भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्योंकि वाइंडिंग कर दी जाती है, तो वक्त के साथ ओवम भी रिलीज होना धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। अब अगर सर्जिकली इस तरीके से प्रोसेस किया गया, ट्यूबेक्टोमी परफॉर्म किया गया, तो कितना टाइम लगता है फीमेल को रिकवर करने के लिए, तो कम से कम 60 से 90 दिन का टाइम ड्यूरेशन लग जाता है, जिसके बाद ही मेडिकली कोई भी फीमेल परमानेंटली फिट कहलाएगी, है ना। क्योंकि एक्सट्रीमली पेनफुल प्रोसीजर है, एब्डोमेन में बार बार दर्द होते ही रहता है, ब्लीडिंग भी होती है बाद में, सर्जरी के बाद में भी कई बार ब्लीडिंग होती है ना। तो इसे कोशिश करा जाता है ट्यूबेक्टोमी ना करके वेसेक्टोमी परफॉर्म किया जाए। अब वेसेक्टोमी क्या है दोस्तों, ये बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है, नसबंदी कहते हैं ना। अब इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, जो वास डिफरेंस रहता है, वास डिफरेंस जो होता है, उससे पहले क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। कट करने के बाद क्या करते हैं, दोनों ही बोथ एंड से ना, बोथ एंड से इसे क्या कर दिया जाता है दोस्तों, बोथ एंड से इसे टाइटली वाइंड कर दिया जाता है, टाइटली वाइंड कर दिया जाता है। तो जब टाइटली वाइंड कर दिया जाएगा, जब टाइटली वाइंड कर दिया जाएगा, तो स्पर्म ग्लांस पेनिस से रिमूव नहीं होता है। रिपीट कर रहे हैं इसको, ये जो वास डिफरेंस होता है दोस्तों, जो किससे कनेक्टेड रहता है, टेस्टिस से कनेक्टेड रहता है ना। ये वास डिफरेंस जो टेस्टिस से कनेक्टेड रहता है, ये जो स्ट्रक्चर है क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं, टेस्टिस को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं। अब ये जो टेस्टिस है, जिससे टेस्टिस से ये ट्यूब कनेक्टेड है, वास एफरेंस कहते हैं, वास एफरेंसिया ये सब कहते हैं। अब टेस्टिस में क्या हुआ दोस्तों, स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ, है ना, स्पर्म का प्रोडक्शन तो टेस्टिस में हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम सिर्फ एक छोटा सा टेक्निक का ये यूज कर रहे हैं कि यहां पे मैंने क्या कर दिया, माइनर सा कट कर दिया, है ना, माइनर सी मैंने कटिंग कर दिया। पहला स्टेप क्या है, मैंने माइनर सी कटिंग कर दिया। दूसरा स्टेप क्या है दोस्तों, इसको अच्छे से टाइटली बांध दिया, है ना, बांध दिया। कैसे बांधेंगे दोस्तों, फाइबर या फिर वायर का यूज करके इसे टाइटली बोथ दी एंड से, है ना, दोनों ही एंड से, एक ये एंड से, एक ये एंड से, एक ये एंड और एक ये एंड, दोनों ही एंड से, फ्रॉम बोथ एंड इससे प्रॉपरली क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है ना, बांध दिया जाता है।
बांध दिया जाता है। अब जैसे ही बांध दिया जाएगा तो टेस्टिस में स्पर्म का तो प्रोडक्शन होगा, है ना भाई। टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होना रुकेगा थोड़ी ना भाई, क्योंकि हम टेस्टिस में कुछ थोड़ी ना कर रहे भाई, यहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। लेकिन ये ट्यूब से स्पर्म पास नहीं हो पाएगा, है ना। ट्यूब से स्पर्म पास हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने क्या है, इसके पैसेज को ही ब्लॉक कर दिया। क्या कर दिया? इसके पैसेज को ब्लॉक कर दिया। तो जिसके कारण सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय दोस्तों स्पर्म का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। स्पर्म का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। कहां ट्रांसफर नहीं होगा? फीमेल के सर्विक्स वेजाइना, है ना। फीमेल की जो सर्विक्स और वेजाइना होता है, वेजाइना सर्विक्स होता है, फीमेल की सर्विक्स वेजाइना जो होता है, वहां पे स्पर्म का ट्रांसफर नहीं हो पाता है। और क्योंकि स्पर्म का ट्रांसफर नहीं हो पाया तो फर्टिलाइजेशन होना तो एकदम ही असंभव है ना। फर्टिलाइजेशन होना एकदम असंभव है। अब अगर मान के चलिए ये प्रोसीजर कर रहे हैं किसी भी मेल के साथ, है ना, मेल बॉडी में परफॉर्म किया जा रहा है, तो वो जो मेल पर्सन होता है ना दोस्तों, विद इन 45 मिनट, सिर्फ और सिर्फ ऐसे 45 मिनट में दोस्तों एकदम फिट हो जाता है और अपने वर्क प्लेस में मूव कर पाता है। उसको बढ़िया से सर्जरी परफॉर्म किया गया। जैसे सर्जिकल प्रोसीजर कंप्लीट हुआ, लगभग 45 मिनट तक थोड़ा बहुत पेन होता है और उसके बाद जो पर्सन है वो एकदम फिट हो जाता है। फिट मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों, वो अपने वर्क प्लेस के लिए फिट हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा एक दिन लिटिल बिट उसमें हल्का फुल्का पेन होगा टेस्टिस के आसपास, ज्यादा समय के लिए पेन नहीं होता है, ना ही कुछ ज्यादा ब्लीडिंग होती है, एकदम ना के बराबर ब्लीडिंग होती है, लिटिल एकदम बहुत ही कम अमाउंट में ब्लीडिंग होती है। पेनफुल प्रोसीजर भी नहीं है, तो इसलिए कोशिश करी जाती है कि वैसेक्टोमी अपनाया जाए, ट्यूबेक्टोमी नहीं किया जाए। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसेक्टोमी क्यों और ट्यूबेक्टोमी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्या करना है, प्रेगनेंसी को कॉज नहीं करना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स तो करना है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स तो करना है, लेकिन प्रेगनेंसी कॉज नहीं करना है। तो क्या किया जाता है, क्योंकि फीमेल के साथ अगर ये सारा इतना बड़ा सर्जिकल प्रोसीजर किया जाए तो बहुत ज्यादा पेन होगा, 90 डेज तक तो भैया बहुत ज्यादा पेन होगा, है ना, ब्लीडिंग होगी फीमेल को। लेकिन अगर वैसेक्टोमी को अप्लाई करा जाए, है ना, ये प्रोसीजर को अप्लाई किया जाए, सर्जरी करी जाए, वास डिफरेंस को कट कर दिया जाए, तो होगा क्या, बहुत जल्दी वो जो पर्सन है विद इन 1 डे एकदम अच्छे तरीके से फिट हो जाएगा और अपने वर्क प्लेस में वो मूव कर सकता है। इसलिए कोशिश करी जाती है कि वैसेक्टोमी करा जाए, वैसेक्टोमी करा जाए, ट्यूबेक्टोमी नहीं करा जाए। जैसे कि मैंने यहां पे बताया इससे जस्ट पहले दोस्तों सर्जिकल मेथड के बारे में, यहां पे हम देख रहे हैं ये फेलोपियन ट्यूब जो है दोस्तों, ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसको मैंने क्या किया, दोनों ही एंड से पहले मैंने क्या किया, कट कर दिया, है ना, दोनों ही एंड से मैंने कट कर दिया क्योंकि 2 फेलोपियन ट्यूब है। अब जैसे ही मैंने दोनों ही एंड से इसे कट किया, उसके बाद मैं क्या कर दे रहा हूं, ये आप देख पा रहे हैं फिगर में कि भाई ये वायर से इसे क्या, या फिर किसी भी फाइबर से इसे प्रॉपर तरीके से बांध दिया जा रहा है, जिसके कारण ओवम का ट्रांसफर नहीं हो पाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। अब हम देख रहे हैं क्या चीज, वैसेक्टोमी, नसबंदी। यहां पे क्या कर दिया जा रहा है, बढ़िया से वास डिफरेंस को कट कर दिया जा रहा है, बढ़िया से कट कर दिया जा रहा है, कट कर दिया जा रहा है, दोनों ही एंड में आप देख रहे हो उसको अच्छे से वाइंड कर दिया जा रहा है। तो क्या होगा, टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन ये जो स्पर्म है इस वास डिफरेंस से ट्रांसफर ही नहीं हो रहा, और जब ट्रांसफर ही नहीं होगा तो पेनिस से कैसे इजेक्ट होगा, वो तो संभव ही नहीं है ना। तो इस तरीके से विदाउट एनी बैरियर, है ना, किसी भी बैरियर के बिना ही सेक्सुअल लाइफ को मेल फीमेल पार्टनर एंजॉय कर पाते हैं, इसलिए वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी करा जाता है। इसके पीछे का एक और रीजन है, अगर मान के चलिए कोई पेरेंट है उसके बहुत सारे बच्चे 4 5 6 7 8 कितने भी हो सकते हैं, है ना, और वो चाह रहे हैं कि फर्दर वो नहीं चाह रहे हैं कि प्रेगनेंसी कॉज हो, फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है ना, इतनी जिम्मेदारियां कौन लेगा भाई आज की डेट में, और फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वैसेक्टोमी या फिर ट्यूबेक्टोमी को अपनाया जाता है ये प्रोसीजर को। और याद रखिएगा
ट्यूबेक्टोमी ज्यादा पेनफुल प्रोसीजर है, इसलिए वैसेक्टोमी को परफॉर्म किया जाता है। वैसेक्टोमी को परफॉर्म करने से जो मेल पर्सन होता है वो विद इन सेम डे एकदम फिट हो जाता है और अपने वर्क प्लेस में जा सकता है, इसलिए वैसेक्टोमी को अपनाया जाता है ये प्रोसीजर। अब हम समझते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अभी तक हमने ये समझा था, ये पढ़ा था दोस्तों कि प्रेगनेंसी को कैसे इनहिबिट किया जा सकता है ना, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन को कैसे हम कॉज नहीं होने दे सकते हैं, फर्टिलाइजेशन को कैसे कॉज नहीं होने दे सकते हैं। और ये हमने सीखा था कि स्पर्म और ओवम के फिजिकल मीटिंग को हम किस तरीके से इनहिबिट कर सकते हैं, है ना। इससे पहले हमने यही चीज सीखा है, बैरियर मेथड के बारे में बात करी जाए, नेचुरल मेथड के बारे में, हार्मोनल मेथड के बारे में बात करी जाए, या फिर सर्जिकल मेथड के बारे में बात करी जाए। सर्जिकल मेथड बोलूं, बैरियर, नेचुरल मेथड, हार्मोनल मेथड, कोई भी मेथड के बारे में बोलूं, सभी के सभी एक ही चीज की चर्चा करी जा रही थी कि कैसे प्रेगनेंसी को इनहिबिट करा जाए और स्पर्म और ओवम के कांटेक्ट के इनहिबिशन के जरिए, है ना। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि किसी ना किसी कारणवश अगर स्पर्म और ओवम कांटेक्ट में आ गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, प्रेगनेंसी कॉज हो रही है ना, फर्टिलाइज्ड एग का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हुआ? फर्टिलाइज्ड एग का फॉर्मेशन हो गया। अब ये फीमेल चाह रहा है या फिर मेल पार्टनर चाह रहा है कि भैया इस प्रेगनेंसी को क्या करना है, परमानेंटली हटाना है। तो किस तरीके से हम ये प्रेगनेंसी को हटा सकते हैं, उसके लिए कुछ मेथड है, जैसे कि सर्जिकल मेथड है और दूसरा क्या है, मेडिकल मेथड, है ना। अब मेडिकल मेथड को सबसे पहले समझते हैं क्योंकि ये इजी है। मेडिकल मेथड में क्या करा जाता है, मान के चलिए कि कोई पार्टनर है जिन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है। अब क्या हुआ, किसी भी बैरियर को उसने यूज नहीं किया। बैरियर का मतलब क्या, मेल ने कॉन्डोम का यूज नहीं किया या फीमेल ने कॉन्डोम, सर्वाइकल कैप, डायफ्रागाम, है ना, ये सारी चीजों का यूज नहीं किए। अब पता चल रहा है कि क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब दोनों ये चाह रहे हैं कि भाई हम अभी इस प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी नहीं है। तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले ये कहाँ जाएंगे, बढ़िया से डॉक्टर के पास जाएंगे। फैमिली प्लानिंग वाले डॉक्टर्स होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, दोनों जाएंगे। दोनों मेल और फीमेल पार्टनर अपनी सहमति से ये डिसीजन लेंगे कि मेडिकली टर्मिनेट करना है प्रेगनेंसी को, मेडिकल मेथड से या फिर सर्जिकल मेथड से, जो भी उस समय पॉसिबल हो पाए। मेडिकल मेथड में जनरली एक ड्रग को प्रिस्क्राइब किया जाता है जिसे क्या बोला जाता है दोस्तों, माइफप्रिस्टोन कहा जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, माइफप्रिस्टोन कहा जाता है। ये जो ड्रग होती है दोस्तों, ये बैन होती है। एक्चुअल में किसी भी मेडिकल शॉप में आप जाकर के बोलेंगे मुझे माइफप्रिस्टोन दीजिए, थप्पड़ मिलेगा, माइफप्रिस्टोन नहीं मिलेगा, है ना। माइफप्रिस्टोन ये मेडिसिन नहीं मिलेगी, है ना। ये एक्चुअल में क्या है, बैन है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में ही माइफप्रिस्टोन मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में ही माइफप्रिस्टोन मेडिसिन प्रोवाइड करी जाती है। अब ये क्या किया जाएगा, जैसे ही फीमेल इस मेडिसिन को लेती है तो जो भी फर्टिलाइज्ड एग है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर साथ में क्या होता है, यूट्रस। सबसे पहले क्या किया गया, माइफप्रिस्टोन पिल को लिया गया। ये क्या करता है दोस्तों, इसका काम सिर्फ ये है कि जो फर्टिलाइज्ड ओवा है इसको क्या करेगा दोस्तों, ये सबसे पहले डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। और डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या करता है दोस्तों, ये यूट्रस को क्या कर देता है, क्लीन करने का काम कर देता है ना। यूट्रस को क्लीन करेगा, किस तरीके से, डिस्ट्रॉय भी करेगा, साथ में जो एंडोमेट्रियम है उसकी भी जो वॉल है उसको क्या कर देगा, डिजनरेट कर देगा। वो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के फॉर्म में सारी की सारी चीजें रिलीज आउट होगी, है ना। वेजाइना के जरिए, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के जरिए, वेजाइना के जरिए जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है वो रिलीज होगा, जिसमें ब्लड कार्पसल्स रहेंगे, जिसमें ब्लड कार्पसल्स रहती है। सारा का सारा जो यूट्रस का जो कंटेंट है, जैसे कि जो एंडोमेट्रियम की वॉल है और जो फर्टिलाइज्ड एग है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जरिए रिलीज हो जाता है।
तो उसके लिए एक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है जिसे क्या बोला जाता है, माइप्रिस्टोन कहा जाता है। अब दूसरा है कौन सा मेथड, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड्स में क्या किया जाता है, सक्शन या फिर स्क्रैपिंग मेथड, है ना। सक्शन या फिर स्क्रैपिंग के जरिए, ये मेथड के जरिए दोस्तों अगर मान के चलिए प्रेगनेंसी कॉज हुई है और अप टू 3 मंथ का फर्टिलाइज्ड एग है जो अभी डेवलप कर रहा है, जायगोट बनने वाला है ना। तो फर्टिलाइज्ड जो एग है, जो फर्टिलाइज्ड एग है दोस्तों, इसे क्या किया जाता है, फर्टिलाइज्ड एग को डिस्ट्रॉय करने का काम किया जाता है। कैसे डिस्ट्रॉय करा जाएगा, सर्जिकली एक सर्जरी परफॉर्म करी जाएगी। सर्जरी परफॉर्म करने के बाद दोस्तों, सर्जरी परफॉर्म करने के बाद दोस्तों, ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, इसको सर्जिकली क्या किया जाएगा, रिमूव कर लिया जाएगा, है ना। सर्जिकली इसे रिमूव कर लिया जाएगा। किस मेथड के जरिए, सक्शन या फिर स्क्रैपिंग। ये जनरली अगर कोई एम्ब्रियो लगभग जो फर्टिलाइज्ड एग है वो लगभग 3 मंथ के आसपास के ड्यूरेशन में, लगभग 3 मंथ उसको रीच करने वाला होता है, कोशिश ये करी जाती है कि 3 महीने से पहले ही सर्जिकल मेथड को परफॉर्म कर लिया जाए। इसके पीछे का रीजन क्या है, 3 महीने से पहले क्यों परफॉर्म किया जाता है, इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर मान के चलिए ये डायग्राम अगर हम बना के बताए आपको, जो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूट्रस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूट्रस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या है दोस्तों, ये फैलोपियन ट्यूब है ना, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये क्या है, फीमेल का यूट्रस है। तो 3 महीने और 3 महीने का जो पहले का टाइम ड्यूरेशन होता है, उस समय ये जो फर्टिलाइज्ड एग है ये कंप्लीटली एंडोमेट्रियम से अच्छे से नहीं जुड़ा हुआ रहता है ना। लेकिन 3 महीने और 3 महीने के बाद का अगर टाइम ड्यूरेशन अगर लग जाए, उसके बाद ये शिकायत लेकर के आते हैं, मान के चलिए कपल, कि सर अभी क्या करना है, सर्जिकली रिमूव करना है फर्टिलाइज्ड एग को, है ना, प्रेगनेंसी कॉज नहीं कराना चाहते, तो क्या होगा, अब अगर मान के चलिए इस एग को, ये जो फर्टिलाइज्ड जो एग है, जो जायगोट बन गया है, अगर इसको रिमूव करने का प्रयास किया जाए तो एक्सट्रीम ब्लीडिंग होगी ना, एक्सट्रीम ब्लीडिंग होगी, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी। और हो सकता है दोस्तों, हो सकता है इतना ज्यादा पेन हो, इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो कि फीमेल की डेथ भी हो जाए, है ना, ऐसा भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी ऑब्जर्व किया गया, इतना ज्यादा पेन और ब्लीडिंग को कोई भी फीमेल है वो टॉलरेट नहीं कर पाती है और उसके बाद अचानक से फीमेल की डेथ भी हो जाती है। क्यों डेथ हो जा रही है, क्योंकि ओवम अभी क्या कर ले रहा है, पूरे के पूरे यूटेराइन टिश्यू से क्या हो गया, बाइंड हो गया है ना। और जब इसे रिमूव किया जाएगा, इसे रिमूव करने की कोशिश करा जाएगा, तो यूटेराइन टिश्यू को भी कट करना पड़ता है और उस प्रोसेस में इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होगी, इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होगी, हो सकता है कि फीमेल के बॉडी में ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाए, इतना ज्यादा पेन वो बर्दाश्त ना कर सके और डेथ भी हो जाए। इसलिए कोशिश ये करी जाती है कि सिर्फ और सिर्फ 3 महीने तक ही ये प्रोसेस को परफॉर्म किया जाए, उसके बाद ये प्रोसेस को परफॉर्म नहीं किया जाता है। इसी चीज को मैंने यहां पे लिखा है, परफॉर्म्ड विद इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर और अप टू 12 वीक ऑफ गेस्टेशन, है ना। प्रेगनेंसी के 12 वीक होता है, उस समय गेस्टेशन का जो पीरियड होता है, 12 वीक ऑफ गेस्टेशन पीरियड में, या फिर लगभग 3 महीने के आसपास, 3 महीने के पहले का जो ड्यूरेशन होता है, उसमें ये सर्जिकल मेथड को परफॉर्म किया जाए। इसी चीज को मैंने यहां पे लिखा है कि सर्जिकल मेथड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रिफर्स टू प्रोसीजर ऑफ एंडिंग ऑफ प्रेगनेंसी यूजिंग मेडिकेशन और सर्जिकल मेथड। अब ये कब परफॉर्म किया जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर 12 वीक के अंदर परफॉर्म किया जाता है, जिसमें सर्जिकल मेथड और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी शामिल है। सर्जिकल मेथड में क्या किया जाता है, सक्शन या फिर स्क्रैपिंग, है ना। सर्जिकल मेथड के जरिए क्या किया जाता है दोस्तों,
फर्टिलाइज्ड ओवम को 3 महीने के अंदर रिमूव कर लिया जाता है। मेडिकल मेथड में क्या किया जाता है, माइप्रिस्टोन मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये क्या करता है, फर्टिलाइज्ड ओवम को डिस्ट्रॉय करता है, और डिस्ट्रॉय करने के साथ दोस्तों क्या काम करता है, इस ओवम को रिलीज किस तरीके से किया जाता है, तो ये मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ रिलीज आउट हो जाता है, और यूट्राइन जो भी टिश्यू अंदर का एंडोमेट्रियम रहता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, और ये मेडिसिन यूटेराइन टिश्यू को, अंदर के जो यूट्रस है उसको, अंदर का जो यूट्रस है उसको क्लीन करने का काम करता है। जैसे कि हम यहां पे देख पा रहे हैं, ये एक लूप है। लूप के जरिए क्या किया जा रहा है दोस्तों, सर्जिकल मेथड में सक्शन या फिर जो लूप वाला जो मेथड है, इसके जरिए इस फर्टिलाइज्ड एग जो अभी क्या बन चुका है, जाइगोट बन गया है, अप टू 3 मंथ में इसे रिमूव आउट किया जाता है। वहीं पे एक मेडिसिन प्रेजेंट रहती है। मेडिसिन का क्या नाम है, माइप्रिस्टन टैबलेट। सर्जिकल मेथड के बाद कई बार माइप्रिस्टन टैबलेट प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये क्या करता है दोस्तों, यूट्रस को क्लीन करने का काम करता है। अब यूट्रस को क्लीन करना क्यों जरूरी है दोस्तों, इसके पीछे का रीजन ये है कि जब भी दोस्तों ये फर्टिलाइज्ड एग को जब रिलीज किया जाए, जो अभी जाइगोट बन चुका है, तो अंदर में कुछ ब्लड के क्लॉट्स प्रेजेंट रहते हैं। एंडोमेट्रियम क्योंकि अभी डिस्ट्रॉय हुआ है। कौन डिस्ट्रॉय हुआ है दोस्तों, ये अगर यूटेराइन टिश्यू है तो क्या डिस्ट्रॉय हुआ है, एंडोमेट्रियम डिस्ट्रॉय हुआ है। एंडोमेट्रियम जो है उसके जो वॉल है वो डिस्ट्रॉय हुई है, और बहुत सारा ब्लड भी प्रेजेंट है। ब्लड के प्लेटलेट्स, कार्पेसल से बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है। तो इसे क्या किया जाता है, क्लीन भी करना है, तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है, माइप्रिस्टोन टैबलेट। अब समझते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के जरिए प्रेगनेंसी को अगर इनिबिट करना है, प्रेगनेंसी कॉज हुई है, उसको वो प्रेगनेंसी अगर कॉज हुई है, उस फर्टिलाइज्ड एग को डिस्ट्रॉय करना है, तो किस तरीके से करते हैं। तो एक टैबलेट आती है जिसका नाम है मीजोप्रोस्टल। टैबलेट का क्या नाम है दोस्तों, मीजोप्रोस्टल। मीजोप्रोस्टल टैबलेट जो होता है, इसे ओरली क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। कहां, तो दोस्तों ये जो बकल कैविटी होती है, ये जो गाल होती है, जो चिक है, ये इनर साइड में इसे क्या किया जाता है, दांत की इनर साइड में इसे यूज किया जाता है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये जो फीमेल है ये अपने बकल कैविटी में चिक के पास इसे इंसर्ट कर लेती है, और इसके बाद क्या होता है, ये चूसने वाली टेबलेट होती है, और इसके कारण क्या होता है, ये चिक के जरिए, जो चिक की जो सेल होती है ना, उसके जरिए ये धीरे धीरे टिश्यू में ही एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि ये हार्मोन कंटेनिंग रहती है। तो ये क्या करती है, टिश्यू के जरिए क्या हो जाता है, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये यूट्रस में वर्क करता है। यूट्रस में वर्क करता है, और फिर क्या करता है, यूट्रस में कैसे वर्क करता है, तो जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसको डिस्ट्रॉय करेगा, और यूट्रस को क्लीन करने का काम करता है। तो क्या किस तरीके से इसे यूज किया जाता है, तो आप कहेंगे सर टैबलेट के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है ये माइप्रिस्टोल, और ये माउथ के दोनों ही साइड में फीमेल के जरिए इंसर्ट किया जाता है, और बकल कैविटी में ही इसे रखा जाता है, ताकि ये जो मेडिसिन है वो घुल करके डायरेक्टली चिक सेल के जरिए ही एब्जॉर्ब हो सके। इसी चीज को मैंने यहां लिखा है, माइप्रिस्टोन पिल टेकन विच स्टॉप प्रेगनेंसी फ्रॉम ग्रोइंग, है ना। ये और ग्रो नहीं होने देता है, प्रेगनेंसी कॉज हो गई तो ग्रो नहीं होने देगा, है ना। सेकंड मेडिसिन इज माइप्रिस्टोल विच एम्पेटाइज यूट्रस। ये यूट्रस को क्या करने का काम करता है, क्लीन करने का काम करता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा कौन कौन से मेथड है जिसके जरिए प्रेगनेंसी को इनिबिट किया जाता है, और अगर प्रेगनेंसी कॉज हो गई तो हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के जरिए साथ ही में सर्जिकल मेथड के जरिए, कौन कौन से मेथड से जरिए, पहला मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। पहला कौन सा मेथड है दोस्तों, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। उसके जरिए हम क्या कर रहे हैं, अगर मान के चलिए फर्टिलाइजेशन कॉज हो गया, फर्टिलाइजेशन कॉज हो गया,
तो क्या किया जाएगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जाएगा, जिसमें हम क्या करेंगे, माइप्रिस्टोल ये जो टेबलेट है इसका यूज किया जाएगा, साथ में सर्जिकली सर्जिकली वाई वाई सर्जिकली किस तरीके से, सक्शन के प्रोसेस से, सक्शन के प्रोसेस से, और लूपिंग के जरिए क्या करते हैं दोस्तों, फर्टिलाइज्ड एग को रिमूव करने का काम करते हैं। कब तक इसे किया जाता है दोस्तों, बिफोर 3 मंथ, है ना, बिफोर 3 मंथ ये प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है, बिफोर 3 मंथ ये प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। और मान के चलिए भाई प्रेगनेंसी तो वैसे भी हुई नहीं है, लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है जिसमें हम कॉन्डोम का यूज नहीं करना चाहते, तो क्या किया जाता है, हार्मोनल पिल्स का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है दोस्तों, हार्मोनल पिल्स। हार्मोनल पिल्स क्या करती है दोस्तों, प्रोगेस्ट्रॉन को रिलीज करती है, प्रोगेस्ट्रॉन को रिलीज करने का काम करती है। और प्रोगेस्ट्रॉन जब रिलीज होता है दोस्तों, तो वो क्या करता है दोस्तों, सर्वाइकल म्यूकस कॉज करता है ना, सर्वाइकल ये जो सर्विक्स है उसमें म्यूकस का डिपोजिशन बहुत ज्यादा कर देता है, जिसके कारण स्पर्म की एंट्री फैलोपियन ट्यूब में नहीं हो पाती है, सर्विक्स रीजन में स्पर्म के ब्लॉकेज हो जाते हैं। तो प्रेगनेंसी को इनहिबिट करने के लिए ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं। अब हम समझते हैं दोस्तों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज क्या होती है, क्या समझने वाले हैं दोस्तों। एक पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज क्या होती है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज क्या है दोस्तों, ये एक ऐसी डिसीज है, क्या है दोस्तों, ये कुछ एक ऐसी डिसीज है जो कब ट्रांसमिट होती है, मेल टू फीमेल पार्टनर या फिर फीमेल टू मेल पार्टनर, ये कब ट्रांसमिट होती है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। कब होता है दोस्तों, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय या फिर मीटिंग के समय ये डिसीज ट्रांसफर होती है। ये फैलने वाले रोग होते हैं ना, जिसे गुप्त रोग भी कहा जाता है, फैलने वाले रोग होते हैं जिसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं। इसी चीज को मैंने लिखा है, एसटीडीज मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज आर इन्फेक्शन दैट आर प्राइमरली स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। कैसे फैलते हैं दोस्तों, ये सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए फैलते हैं। कॉमन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज इंक्लूड HIV, एड्स। जो बहुत ज्यादा कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है उसका क्या एग्जांपल है दोस्तों, एड्स, HIV। ये सारी डिसीज को एक एक करके हम समझेंगे। अभी ये समझ लीजिए कि कौन कौन सी ऐसे डिसीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। एड्स हो गया, गोनोरिया, साइफिल्स, जेनाइटल हर्प और जेनाइटल वार्ड। कौन कौन सी ऐसी डिसीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है दोस्तों, सबसे पहला क्या है, HIV इन्फेक्शन या फिर एड्स डिसीज, है ना, HIV इन्फेक्शन या फिर एड्स डिसीज दोनों एक ही चीज है, HIV वायरस के जरिए होती है। अगला क्या है दोस्तों, गोनोरिया है, फिर क्या है, साइफिलिस है, फिर क्या है दोस्तों, जेनाइटल हर्प है, और फिर क्या है दोस्तों, जेनाइटल वार्ड। अब समझते हैं दोस्तों, अगर मान के चलिए किसी को गोनोरिया या फिर साइफिलिस हो जाए, है ना, किसी पर्सन को गोनोरिया और साइफिलिस हो जाए, तो सबसे पहले चीज तो ये समझनी है किस वजह से हो रहा है दोस्तों ये डिसीज, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय, अनप्रोटेक्टेड स्पेशली सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय ये डिसीज हो जा रही है। क्या क्या सिम्टम रहेंगे, जो कॉमन सिम्टम है, और ये सारे के सारे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है इसमें ये जनरली क्या हो रहा है, सिम्टम अपीयर हो रहे हैं। सबसे पहला कौन सा सिम्टम है, फीवर आता है, अचानक से बॉडी फीवर होता है। फिर क्या होता है दोस्तों, फीवर के साथ बॉडी में पेन होता है, बॉडी पेन होता है, बॉडी में रैशेस आने लगते हैं, रेड कलर के स्पॉट हो जाते हैं थ्रू आउट दी बॉडी, और बॉडी में ईचिंग होती है। बॉडी में ईचिंग जनरली हैंड वाला जो रीजन होता है यहाँ पे ईचिंग होता है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जो टेस्टिस हो गया और ओवेरी हो गया, वेजाइना हो गया, सर्विक्स वाला जो रीजन हो गया वेजाइना रीजन, है ना, ग्लांस पेनिस वाला जो रीजन हो गया, वहां पे अक्सर करके बहुत ज्यादा खुजली होती है और वहां पे रेड कलर के स्पॉट हो जाते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में स्पेशली गोनोरिया और साइफिलिस में क्या होता है दोस्तों,
रेड कलर के स्पॉट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, रेड कलर के एक स्पॉट का फॉर्मेशन हो जाता है, कहां पे, तो आप कहेंगे सर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अराउंड, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अराउंड सर बहुत इंटेंस इचिंग होती है, खुजली होती है, बहुत इंटेंस इचिंग होती है, इचिंग होती है जो बर्दाश्त के बाहर होती है। और क्या होता है दोस्तों, रेड कलर के स्पॉट आ जाएंगे, कहां पे आ जाएंगे दोस्तों, तो जनरली जनरली जो ग्लांस पेनिस वाला जो रीजन है दोस्तों, या फिर जो वेजाइना वाला जो रीजन है दोस्तों, वहां पे रेड कलर के चट्टे आ जाते हैं, स्पॉट हो जाते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा खुजली होती है, वीकनेस होता है, और फीमेल में चिल लगता है, एकदम ठंड लगती है, अचानक से ठंड लगती है, और सोर थ्रोट हो जाता है, एकदम गला भारी सा लगने लगता है। इसके अलावा क्या होता है दोस्तों, तो फीमेल में जनरली क्या होता है, वेजाइनल पस का फॉर्मेशन हो जाता है ना, व्हाइट कलर का या फिर येलोइश कलर का पस डिस्चार्ज हो जाता है। कब होता है दोस्तों, सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर हो रहा है और मान के चलिए डिसीज हो गई, इनमें से कोई भी डिसीज, तो जनरली येलो या फिर व्हाइट कलर का एक वेजाइनल डिस्चार्ज रिलीज होता है ना, ये सारी चीजें हैं। अब समझते हैं हम एसटीडीज को एक एक करके। अब इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है दोस्तों, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, वैसे तो भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय ये डिसीज फैलेगी, पर फिर भी इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, वेजाइनल सेक्स या फिर एनल सेक्स या फिर ओरल सेक्स, है ना, वेजाइनल सेक्स, एनल सेक्स या फिर ओरल सेक्स के जरिए, वेजाइनल सेक्स है ना, एनल सेक्स या फिर ओरल सेक्स के जरिए, अगर मैं साफ सुथरी बात बोलूं तो क्या है, म्यूकॉइड ऑर्गन के जरिए ये डिसीज फैलती है ना, म्यूकॉइड ऑर्गन के जरिए। म्यूकॉइड ऑर्गन क्या होते हैं, वो ऑर्गन जैसे नोज हो गए, है ना, या फिर एनल पोर हो गया, और या टेस्टिस की ओपनिंग हो गई, ग्लांस पेनिस हो गया, जहां पे म्यूकस की कोटिंग प्रेजेंट है, वहां पे ये डिसीज होती है वेजाइनल सेक्स, एनल सेक्स या फिर ओरल सेक्स के जरिए। और ये इसमें मेन मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है दोस्तों, स्किन से स्किन कांटेक्ट, है ना, स्किन टू स्किन कांटेक्ट जब भी होता है मेल और फीमेल पार्टनर में, और मान के चलिए मेल पार्टनर को अगर कोई डिसीज है या फिर फीमेल पार्टनर को अगर गोनेरिया साइफिलिस कोई भी डिसीज है या एचआईवी का इंफेक्शन हुआ है, तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट से ये मेल या फिर फीमेल पार्टनर से मेल पार्टनर में, मेल पार्टनर से फीमेल पार्टनर में ट्रांसमिट हो जाती है। अब बात आती है, क्या ये स्टेराइल निडल को या फिर किसी निडल को यूज करने से भी ये डिसीज हो सकती है, तो लेटर केस में ये होता है दोस्तों, अगर मान के चलिए किसी पर्सन को एचआईवी या फिर एड्स का इन्फेक्शन हो गया है ना, एचआईवी या फिर एचआईवी वायरस के जरिए एड्स का इन्फेक्शन हो जा रहा है, तो लेटर कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, आइस की जो मतलब जो बूंदे रहती है ना, कुल मिलाकर के अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति रो रहा है, तो आइस से क्या होगा, फ्लो निकलेगा, तो वो आइस के फ्लड में भी, आइस के फ्लूइड में भी एचआईवी का इंफेक्शन प्रेजेंट रहता है, लेटर कंडीशन, बहुत बाद की कंडीशन। और दूसरी चीज, किसी पर्सन को अगर एड्स हुआ है तो उसके बॉडी में उसके ब्लड में दोस्तों, स्पेशली ब्लड में एचआईवी का वायरस प्रेजेंट है दोस्तों, क्या प्रेजेंट है, एचआईवी वायरस प्रेजेंट है। अगर मान के चलिए कोई डॉक्टर है, वैसे तो नहीं करते इस तरीके की एक्टिविटी, इन्फेक्टेड पर्सन, कोई पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन है, उसमें क्या किया, इसने इंजेक्शन लगाया, और वही इन्फेक्टेड निडल का यूज करके, मान के चलिए मुझे ही अगर वो निडल का यूज करके इंजेक्शन लगा दिया दोस्तों, इंजेक्शन लगा लिया, तो वो पर्सन से मेरे बॉडी में भी, वो पर्सन से मेरे बॉडी में भी एचआईवी का इंफेक्शन हो जाएगा दोस्तों। क्यों क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि जैसे निडल का हमने यूज किया इन्फेक्टेड पर्सन में, उसके ब्लड क्लॉट, उसके जो ब्लड है उससे एचआईवी के वायरस निडल में चले गए और निडल से एक दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो गए। तो अवॉइड किया जाता है कि भैया कंटेमिनेटेड निडल या फिर एक ही निडल का बार बार यूज करा जाए, और आजकल ऐसा यूज भी नहीं किया जाता। अब समझते हैं दोस्तों गोनेरिया क्या होता है। तो गोनेरिया जो डिसीज है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है। इसमें क्या होता है जनरली दोस्तों,
अगर कोई वुमेन को अगर ये डिसीज हुई है सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए, और कैसा हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, एनल सेक्स, ओरल सेक्स, वेजाइनल सेक्स के जरिए होता है। किसी मेल पर्सन को अगर ये डिसीज है तो फीमेल में फैल जाएगी, फीमेल को है तो मेल से, इस तरीके से डिसीज फैल जाती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक वेजाइनल डिस्चार्ज होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वेजाइना से वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जो व्हाइट और येलो कलर का होता है, और वेजाइना में एक्सट्रीम पेन होता है, उस समय वेजाइना में एक एक्सट्रीम पेन होता है। और सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय भी फीमेल को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, दर्द होता है वेजाइनल रीजन में। अब ये जो ब्लीडिंग है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय भी ब्लीडिंग होती है, और नॉन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, नॉन मेंस्ट्रुअल टाइम ड्यूरेशन होता है ना, उस समय भी कई बार ब्लीडिंग रिलीज होती है। अब क्या होता है दोस्तों इसमें, इसके अलावा इंटेंस ईचिंग होती है, बहुत ज्यादा खुजली लगेगी, है ना। कहाँ पे खुजली लगेगी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आसपास लगेगी। और एब्डोमेन और पेल्विक जो बेली वाला जो रीजन है, वहां पे फीमेल को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, दर्द होता है। अब मेल बॉडी में ऐसे कौन कौन से सिम्टम है जिससे ये लगाया जाता है, ये अनुमान लगाया जा सकता है कि गोनोरिया डिसीज हुई है। तो मेल बॉडी में भी येलो या फिर व्हाइट या ग्रीन कलर का डिस्चार्ज निकलता है। कहां से निकलेगा, ग्लांस पेनिस से रिलीज होता है, अगर मान के चलिए गोनोरिया डिसीज हो गई है तो। एक्सट्रीम पेन होता है, टेस्टिस में पेन होता है, टेस्टिस के अराउंड दोस्तों रेड कलर का स्पॉट भी आ जाता है। क्या हो जाता है, टेस्टिस के अराउंड दोस्तों रेड कलर का स्पॉट भी आ जाता है। और टेस्टिस जो होती है दोस्तों वो स्वेलन भी हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, जो टेस्टिस है वो स्वेलन भी हो जाती है, सूजन आ जाती है टेस्टिस में, है ना। और इंटेंस इचिंग होगी, बहुत ज्यादा इचिंग होती है, इतनी ज्यादा इचिंग होती है कि अनटॉलरेबल होती है, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा फिर बॉडी पेन भी होता है समटाइम्स, अगर ये डिसीज बहुत ज्यादा फैल गई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में तो बहुत ज्यादा फीवर आता है, हाई फीवर आता है, बार बार रिपीटेडली फीवर आता है, कई बार वेट का भी लॉस हो सकता है। ये सारी डिसीज है। अब बात आती है, अगर किसी भी पर्सन को एसटीडी से प्रिवेंशन चाहिए तो किस तरीके से वो प्रिवेंट कर सकता है एसटीडी से। तो दोस्तों सबसे अच्छा मेथड तो ये है कि भाई अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है और कोई भी पार्टनर है जिसको ये डिसीज है, तो पहली चीज तो क्या करना चाहिए, बैरियर मेथड का यूज करना चाहिए, मेल या फिर फीमेल पार्टनर को कॉन्डोम का यूज करना चाहिए। पहला तरीका क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में कॉन्डोम का यूज किया जाए। किसका यूज किया जाए, मेल और फीमेल कॉन्डोम का यूज किया जाए, मेल पर्सन मेल कॉन्डोम का, एट अ टाइम कोई भी एक पर्सन कॉन्डोम का यूज करे। दूसरी चीज, अगर किसी भी पार्टनर को ये डिसीज है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करा जाए, है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करा जाए। और जल्द से जल्द मेडिकल ट्रीटमेंट इसका लिया जाए, है ना, मेडिकल ट्रीटमेंट लिया जाए, क्योंकि अगर ये डिसीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर क्योर करना लगभग इम्पॉसिबल होता है लेटर स्टेज में। ठीक, तो अगर रेगुलर स्क्रीनिंग किया जा रहा है, रेगुलर स्क्रीनिंग का मतलब क्या है, प्रॉपर इसका डिटेक्शन किया जा रहा है, सही टाइम में ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो इस डिसीज से प्रिवेंशन हो सकता है। इसके अलावा इस डिसीज से प्रिवेंशन करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे मैं आपको इस डिसीज के बारे में एजुकेट कर रहा हूं, आप अपने दोस्तों को एजुकेट कर सकते हैं, बायो वाले अपने मैथ्स वाले दोस्तों को एजुकेट कर सकते हैं, सभी कोई एक दूसरे को एजुकेट कर सकते हैं जिससे इसके बारे में नॉलेज हो। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय सबसे पहले क्या यूज कर रहे हैं दोस्तों, बैरियर मेथड का, मतलब कि कॉन्डोम का यूज करना है। किसी पर्सन को, किसी पार्टनर को मान के चलिए अगर ये डिसीज है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना है। कब तक अवॉइड करना है, जब तक वो सामने वाला जो पार्टनर है वो टोटली हेल्दी ना हो जाए, है ना, टोटली हेल्दी ना हो जाए। नहीं तो क्या हो जाएगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ये डिसीज होती रहेगी, फिर वही पेनफुल प्रोसीजर होगा, पेन होगा, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेन, इचिंग होगी। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे, प्रॉपर स्क्रीनिंग कराएंगे और एक दूसरे को एजुकेट किया जा सकता है। अब हम समझते हैं दोस्तों इनफर्टिलिटी क्या है। दोस्तों इनफर्टिलिटी एक ऐसा केस है दोस्तों जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में किसी को भी हो सकता है ना।
इनफर्टिलिटी क्या है दोस्तों? एक ऐसा केस है दोस्तों जो मेल या फिर फीमेल पार्टनर में, दोनों में या फिर दोनों में से किसी एक को भी हो सकता है। और इनफर्टिलिटी में क्या होता है दोस्तों? तो इनफर्टिलिटी में दोस्तों जनरली 12 मंथ और उससे ज्यादा के सेक्सुअल इंटरकोर्स, है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो भी किस तरीके का? अनप्रोटेक्टेड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बावजूद भी प्रेगनेंसी कॉज नहीं होती है। क्या बोला मैंने? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर कर रहे हैं पार्टनर, मेल फीमेल पार्टनर, मिनिमम 12 मंथ के सेक्सुअल इंटरकोर्स के बावजूद भी अगर प्रेगनेंसी कॉज नहीं हो रही है तो इसको क्या बोला जाएगा? इनफर्टिलिटी ऑफ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाएगा। इसमें जनरली क्या होता है दोस्तों? इसमें जो मेल में जो टेस्टिस है, हो सकता है कि ये एक फर्टाइल या फिर मोटाइल स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। एक मोटाइल स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, एक इमेच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। एक पहला कंडीशन ये हो सकता है। सेकंड केस ये भी हो सकता है कि जो फीमेल के जो ओवेरी है ये एक मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन नहीं कर रही है, मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन नहीं कर रही है। तो कई बार मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन नहीं होता है जिसके वजह से इनफर्टिलिटी कॉज हो जाती है। तो दोस्तों समय समाप्त होता है, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। आपको क्या करना है? आपके लिए होमवर्क इतना सा है, जो भी चीजें मैंने अभी बताई है, जो पढ़ाया है, उसके नोट्स आप जैसे बनाते जा रहे हैं, जो नोट्स को बनाते जाइए और टाइम टू टाइम चीजों को रिवाइज करिए। और जब भी मेरा लेक्चर रहता है उससे पहले का, एक दिन पहले का लेक्चर को भी देख करके आइए, है ना, ताकि क्या होगा, आपको चीजें मेमोराइज रहेगी। नोट्स बनाएंगे तो क्या होगा, लॉन्ग समय के लिए, एकदम लॉन्ग टाइम के लिए चीजें आपको याद रहेगी। ठीक, तो इतना ही आज के लिए दोस्तों, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। जय जोहार, धन्यवाद साथियों।